नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 4 पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय में वर्ग संघर्ष पढ़ेंगे। कल हमने कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय पढ़ा था कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी शिक्षा कब हुई थी, उनका जो कार्यकाल था वो कितना था। आज हम उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष को पढ़ेंगे। मार्क्स के लिए व्यक्ति को सामाजिक समूहों में विभाजित करने का जो मुख्य तरीका था, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता अथवा समान पहचान के बजाय उत्पादन के प्रक्रिया के संदर्भ में था। वो उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा लोगों को वर्गों में विभाजित करते थे। उन्होंने तर्क दिया था कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं वे स्वतः ही एक वर्ग निर्मित करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति के अनुसार तथा संपत्ति के संबंध में उनके एक जैसे हित तथा उद्देश्य होते हैं और उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें अपनी स्थिति के अनुसार स्थिति के द्वारा जो संपत्ति के संबंधों में जो उनके जैसे हित हैं तथा उद्देश्य होते हैं, चाहे उनकी अपनी पहचान उस समय ना हो। वर्गों का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होता है। कहना चाहे उनका आपस में कोई संबंध ना हो, ठीक है, लेकिन उनके उद्देश्य तथा हित होते हैं, चाहे उनकी अपनी स्वयं की पहचान भी ना हो। वर्गों का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होता है जो उत्पादन में सहायक शक्तियों की स्थिति में परिवर्तन तथा पहले से विद्यमान वर्गों के मध्य होने वाले संघर्षों के फलस्वरूप होता है। अब जैसे उत्पादन के साधन, उत्पादन तकनीक तथा उत्पादन के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है तो विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है। अब इसमें बताया गया कि जैसे जैसे उत्पादन के साधन हैं या तकनीकी हैं या उत्पादन के सामाजिक संबंध हैं उनमें परिवर्तन होता है तो विभिन्न वर्गों में जो है अलग जो वर्ग हैं उन वर्गों में भी संघर्ष बढ़ जाता है, जिसका परिणाम संघर्ष होता है और उसका जो परिणाम है, जो उसका निष्कर्ष निकलता है वो संघर्ष ही होता है। उदाहरणतः उत्पादन के पूंजीवादी साधन सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं। अब इसमें बताया गया है उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो उत्पादन के पूंजीवादी साधन जो होते हैं वो सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं। जो नवीन शहरी संपत्ति विहीन वर्ग होता है वो कौन सा होता है? नवीन शहरी संपत्ति विहीन वर्ग होता है, जो नए लोग शहरों में आकर के रहते हैं जिसके पास में अपनी कोई संपत्ति नहीं होती, जिसका निर्माण सामंतवादी कृषक व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप होता है और जिसका निर्माण होता है वो विनाश कृषक के जो सामंतवादी कृषक व्यवस्था है उसके फलस्वरूप होता है। सिर्फ तथा छोटे छोटे कृषकों को भूमि तथा आजीविका के पूर्ववर्ती स्रोत से बेदखल कर दिया गया था। इसमें कहा गया है कि छोटे कृषक जो थे तथा भूमि और आजीविका के जो पूर्ववर्ती स्रोत से उनको बेदखल कर दिया गया। तत्पश्चात अपनी आजीविका कमाने के लिए वे नगरों में जाकर के बसने लगे। अब यहाँ पर जो सर्वहारा वर्ग कहा गया वो सर्वहारा वर्ग कहा गया है जो नवीन शहरी संपत्तिहीन वर्ग है वो रोजगार की तलाश में गाँवों को छोड़ करके शहरों में जाते हैं और जिनके पास में अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है उन्हें सर्वहारा वर्ग कहा गया। और उसमें कहा गया कि उनके पास में आजीविका के जो पूर्ववर्ती स्रोत थे उनको उससे बेदखल कर दिया गया। उसके पश्चात वे अपनी आजीविका कमाने के लिए वे नगरों में जाकर के बसने लगे, गांव को छोड़ करके नगरों में जाकर के बसने लगे तथा कानून एवं पुलिस की दबाव के फलस्वरूप उन्हें नए बने कारखानों में काम करना पड़ा। अतः एक वृहद नवीन सामाजिक वर्ग का निर्माण हुआ जो संपत्ति विहीन वर्ग था। अब इसके दौरान एक बड़ा वर्ग का निर्माण हुआ, वो वर्ग संपत्ति विहीन था, उनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी और जिन्हें अपनी आजीविका के लिए मजबूरी में काम करना पड़ा था। उत्पादन प्रक्रिया में साझे रूप में काम करने के कारण मजदूरों ने एक अलग वर्ग बनाया। अब उत्पादन की प्रक्रिया में जो उत्पादन करना है उसमें साझेदारी के रूप में साझा होता है। दो व्यक्ति मिलकर के जब एक साथ काम करते हैं तो उसे साझा कहा जाता है, साझेदारी
कहा जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के जब एक साथ कोई भी काम करते हैं या रोजगार करते हैं तो वो साझा कहा जाता है। कि साझे के रूप में काम करने के कारण मजदूरों ने एक अलग वर्ग बनाया। मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। अगर प्रश्न आता है वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक कौन थे, किन्होंने वर्ग संघर्ष को प्रतिपादित किया था, तो कार्ल मार्क्स थे। उनका ये मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्य करने का कार्यक्रम भी था, में मार्क्स तथा एंगल्स ने अपने विचार स्पष्ट तथा संक्षेप में रखे हैं। किस में रखे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स तथा एंगल्स ने अपने विचार जो है स्पष्ट रूप से संक्षेप में रखे हैं, यानी प्रस्तुत किए हैं। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां घोषणा करती हैं, यानी पहली जो पंक्तियां हैं, स्टार्टिंग की जो पंक्तियां, शुरुआत की पंक्तियां हैं, वो ये घोषणा करती हैं प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्या कहा जा रहा है? कि प्रत्येक विद्यमान जो समाज है उसका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मनुष्य के इतिहास को ढूंढते हुए उन्होंने ये बताया कि वर्ग संघर्ष की प्रकृति भी विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भिन्न थी। आदिम से आधुनिक रूप में समाज का विकास कई भिन्न चरणों में हुआ तथा प्रत्येक काल में शोषक तथा शोषित वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं। शोषक जो शोषण करता है, शोषित जिसका शोषण हो रहा है, वे एक दूसरे से अलग होते हैं। मार्क्स और एंगल्स ने लिखा है आज़ाद तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, जमींदार एवं सर्फ, श्रेणी प्रमुख तथा कारीगर, एक शब्द में शोषक और शोषित एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहे। यानी कि उनको शोषक वर्ग और शोषित वर्ग करके संबोधित किया और जो एक दूसरे का लगातार विरोध करते रहे हैं। निरंतर कभी दबे रूप में, कभी खुले रूप में युद्ध है। अब उनके लगातार या तो कभी दबे हुए रूप में जो सबके सामने नहीं दिखाई दे रहा है और कभी खुले हुए रूप में उनका युद्ध है। प्रत्येक स्तर पर मुख्य विरोधी वर्ग उत्पादन प्रक्रिया के अंतर विरोधी से पहचाने जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजी, फैक्ट्री, मशीनें, भूमि इत्यादि बुजुर्ग वर्ग का अधिकार होता है। दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग का उत्पादन के सभी साधनों पर से अधिकार समाप्त हो गया। अतः पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में मजदूरों के पास जीवित रहने के लिए सिवाय अपने श्रम को बेचने के दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया। और उसमें कहा गया कि उसमें से उनका अपना अधिकार समाप्त हो गया और पूंजीवादी सामाजिक वर्ग जो था या सामाजिक व्यवस्था में जो मजदूर थे उनके पास में जीवित रहने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए सिवाय अपने श्रम को बेचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। आजीविका का दूसरा कोई साधन नहीं था सिवाय अपने परिश्रम के, क्योंकि उनके पास और कुछ बचा नहीं था। अगर दो वर्ग सिद्धांततः एक दूसरे के विरोधी भी हो तो वे स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते। अब इसमें बताया गया अगर दो वर्ग सिद्धांततः देखा जाए एक दूसरे के विरोधी हैं तो वे क्या है, स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते, स्वतः संघर्ष नहीं करते हैं। संघर्ष होने के लिए यह आवश्यक है वे अपने वर्ग हित तथा पहचान के प्रति जागरूक हों, साथ ही अपने विरोधी के हितों तथा पहचान के प्रति सजग रहें। इस प्रकार की वर्ग चेतना के विकसित होने के उपरांत राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं। इस प्रकार के संघर्षों के से प्रभावशाली तथा शासक वर्ग को उनके द्वारा उखाड़ फेंका जाता है जो पहले से शासित अथवा अधीनस्थ वर्ग का होता है। इसे ही क्रांति कहते हैं। अब इसमें क्या कहा है कि क्रांति किसे कहते हैं कि जो पहले से शासित, यहाँ पर कहा जाता है कि क्रांति किसे कहते हैं, जो पहले से शासित अथवा अधीनस्थ वर्ग का होता है, इसे ही क्रांति कहते हैं। मार्क्स
के सिद्धांत के तहत आर्थिक प्रक्रियाओं से विरोधों का जन्म होता है जो आगे चलकर वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। परंतु आर्थिक प्रक्रियाएं स्वतः क्रांति का नेतृत्व नहीं करती है। इसमें कहा गया है कि जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं वो स्वयं क्रांति का प्रतिनिधित्व नहीं करती यानी नेतृत्व नहीं करती हैं, बल्कि सामाजिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाएं भी समाज को पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती हैं। अब यह विचारधारा का होना एक मुख्य कारण है, क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध में बहुत जटिल होते हैं। प्रत्येक काल में शासक वर्गों द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। ये प्रभुत्वशाली विचारधारा अथवा दुनिया को देखने का नज़रिया, अब इसमें बताया गया कि जो प्रभुत्वशाली विचारधारा है या दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो शासक वर्ग के प्रभाव तथा विद्यमान सामाजिक क्रम के न्याय संगत ठहराया जाता है। उदाहरण के तौर पर प्रभावी विचारधारा गरीब व्यक्ति को ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे गरीब इसलिए नहीं है कि उनका शोषण अमीरों द्वारा होता है, बल्कि अपने भाग्य के कारण अथवा पिछले जन्म में अपने बुरे कर्मों इत्यादि के द्वारा। अब इसमें क्या गया है, इस विचारधारा को प्रभावी विचारधारा बताने के लिए गरीबों को ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे गरीब इसलिए नहीं है कि उनका शोषण अमीरों के द्वारा हो रहा है, कि उनका शोषण किया जा रहा है, बल्कि वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि ही अपने भाग्य के कारण अथवा पिछले जन्म के बुरे कर्मों के द्वारा वे गरीब हैं। हालांकि प्रभुत्वशाली विचारधारा हमेशा सफल नहीं होती और उन्हें विरोधी विचारधाराओं अथवा वैकल्पिक वैश्विक दृष्टियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चूँकि प्रत्येक वर्ग में सजगता सतत रूप में नहीं पाई जाती है। अब इसमें कहा गया कि जो प्रत्येक वर्ग है उसमें जो है सजगता जागरूकता सतत रूप में नहीं होती है। अतः एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में कोई वर्ग किस प्रकार से कार्य करेगा इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तथा मार्क्स के अनुसार आर्थिक प्रक्रियाएं ज़्यादातर वर्ग संघर्ष को जन्म देती हैं। अब जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। हालांकि ये राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करता है। अब इसमें बताया गया कि ये जो स्थिति है वो राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करती है। अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत वर्ग संघर्ष क्रांति के रूप में परिणत हो जाती है। जब स्थितियाँ जो है परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो वर्ग संघर्ष क्रांति के रूप में परिणत हो जाता है। एमिल दुर्खिम को समाजशास्त्र के औपचारिक संकाय का संस्थापक माना जाता था, यानी कि वर्ग का औपचारिक वर्ग का संस्थापक माना जा सकता है, क्योंकि वे सन 1913 में पेरिस में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर थे। रूढ़िवादी यहूदी परिवार में जन्मे दुर्खिम यानी दुर्खाइम को रोबिन निकल विद्यालय में धार्मिक यहूदी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भेजा गया था। कौन से विद्यालय में भेजा गया? रोब निकिल विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भेजा गया। 1876 में जब उन्होंने इकोल नॉर्मल सुपेरियोर में प्रवेश लिया तब अपने धार्मिक अभिविन्यास से संबंध विच्छेद कर अपने आप को नास्तिक घोषित कर अब उन्होंने 1876 में जब उन्होंने इकोल नॉर्मल सुपेरियर में प्रवेश लिया तब अपने धार्मिक जो अविन्यास है उस संबंध विच्छेद कर अपने आप को नास्तिक घोषित कर लिया। लेकिन फिर भी उनके नैतिक पोषण का उनके समाजशास्त्रीय चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसी भी समाज की मुख्य विशेषता उसकी कहा जा रहा है कि किसी भी समाज की जो मुख्य विशेषता है उसकी नैतिक संहिताएं होती हैं जो व्यक्तिगत आचरण को निर्धारित करती हैं। एक धार्मिक परिवार से आने का कारण धर्म संबंधित धर्मनिरपेक्ष चिंतन उन्हें बेहद प्रिय था, जिसको वे विकसित करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा की पूर्ति वे अपनी आखिरी पुस्तक
द एलिमेंट्री फॉक्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में कर पाए। कौन सी पुस्तक उनकी ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है? द एलिमेंट्री फॉक्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। अब इन्होंने क्या कहा कि वे धर्म संबंधित धर्मनिरपेक्ष चिंतन उन्हें बहुत प्रिय था, जिसको वे विकसित करना चाहते थे, और अपनी इस इच्छा की पूर्ति वे अपनी आखिरी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉक्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में कर पाए। दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तत्व था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से ऊपर था। वे बंधन जो मनुष्य को समूहों के रूप में आपस में बांधते थे, समाज के अस्तित्व के लिए निर्णायक थे। ये बंधन अथवा सामाजिक एकता व्यक्ति पर दबाव डालते हैं ताकि वह समूह के मानदंडों तथा अपेक्षाओं के अनुरूप हो। ये व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमानों को बाधित करते हैं तथा विविधताएं एक छोटे दायरे में सिमट जाती हैं। सामाजिक क्रियाओं में विकल्पों को सीमित करने का आशय यह था कि सामाजिक व्यवहार का पूर्व अनुमान संभव था, क्योंकि व्यवहार प्रतिमानों के साथ होता था। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि सामाजिक जो क्रियाएं थी, उन क्रियाओं में विकल्पों को सीमित करने का आशय यानी सीमित करने का जो उद्देश्य था वह यह था सामाजिक व्यवहार का पूर्व अनुमान संभव होना, क्योंकि व्यवहार प्रतिमान के साथ होता है। इस प्रकार अवलोकित व्यवहार के प्रतिमान को देख करके मानदंडों, संहिताओं तथा सामाजिक एकता को पहचाना जा सकता था जो उन्हें नियंत्रित करते थे। अतः एक दूसरे प्रकार की अमूर्त चीज़ों का अस्तित्व जैसे विचारों, मानदंडों, मूल्यों आदि को मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान के अध्ययन से अनुभाविक रूप में सत्यापित किए जा सकते हैं, क्योंकि वे समाज में एक दूसरे से संबंधित हैं। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिकता को आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता था, जो व्यक्ति पर सामूहिक समझौते के तहत जबरदस्ती थोपे जाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि दुर्खाइम के अनुसार जो सामाजिक एकता है उसको आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता है, आचरण की संहिताओं में देखा जा सकता है, जो व्यक्ति पर सामूहिक समझौते के रूप में जबरदस्ती रूप में थोपे जाते थे। ये जीवन के दैनिक क्रियाकलापों में देखे जाते थे। समाज की वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खाइम विकसित करना चाहते थे, समाज की जो वैज्ञानिक समझ थी उसको दुर्खाइम क्या विकसित करना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे। वह नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा है कि नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं। वे क्रिया के नियमों से बने हैं जो विशेष गुणों के द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण किया जा सकता है और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते हैं। दुर्खाइम ने नैतिक संहिताएं विशेष सामाजिक व्यवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी। अतः एक समाज की नैतिकता दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त थी। अब इसमें क्या कहा गया है, जो एक समाज की नैतिकता है वो दूसरे समाज के लिए उपयुक्त नहीं थी, अनुपयुक्त थी। अतः दुर्खाइम के अनुसार नैतिक संहिताओं से संबंधित परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया तथा उनके ये बृहद उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के बहुत निकट थे। अब आता है दुर्खाइम की समाजशास्त्रीय दृष्टि। दुर्खाइम की दृष्टि में समाजशास्त्र में एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में दो मुख्य विशेषताएं हैं। यानी कि जो दुर्खाइम की समाजशास्त्रीय दृष्टि है, उस समाजशास्त्रीय दृष्टि में समाजशास्त्र में एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में, नवीन वैज्ञानिक वर्ग के रूप में दो मुख्य विशेषताएं। पहली तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन और दूसरे विज्ञानों की तुलना से भिन्न था। दूसरा आता है समाजशास्त्र अपने आप से अनन्य रूप से संबंधित था, जिसे उन्होंने उद्गामी स्तर पर अर्थात जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर कहा है। अब इसमें क्या बताया गया कि जो समाजशास्त्र है
वो अपने आप से अनन्य रूप से संबंधित था, अनेक रूप से संबंधित था, और जिससे उन्होंने जो कहा है उद्गामी स्तर अर्थात जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर का, जहाँ सामाजिक प्रघटनाओं का उद्भव हो सकता है। ये प्रघटनाएं उदाहरणतः सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म अथवा परिवार अथवा सामाजिक मूल्यों जैसे दोस्ती अथवा देशभक्ति इत्यादि हैं, जो कि एक जटिल समग्र में ही संभव है, जो कि अपने दूसरे अंगों से बड़ा यानी भिन्न प्रकार में है, अलग है, अंगों से बड़ा है। हालांकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से व्यक्तियों के द्वारा होता है। एक सामूहिक सामाजिक पहचान फुटबॉल अथवा क्रिकेट टीम में पात्र 11 व्यक्तियों। अब यहाँ उदाहरण देकर के बताया गया है कि एक सामूहिक पहचान क्या है। फुटबॉल अथवा क्रिकेट टीम में मात्र 11 व्यक्तियों के समूह से अलग अथवा अधिक होती है, कि क्रिकेट टीम में मात्र 11 व्यक्ति होते हैं जो व्यक्तियों के समूह से अलग तथा अधिक होती है। सामाजिक पहचान जैसे टीम सामाजिक पहचान है, जैसे टीम राजनीतिक पार्टियां, स्ट्रीट ग्रोह, धार्मिक समुदाय, राष्ट्र इत्यादि व्यक्ति के स्तर से नहीं है, अपितु अन्य वास्तविकताओं के स्तर से संबंधित होते हैं। यही वह उद्गम स्तर है जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। दुर्किम के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसे भी अनुभाविक विषय होना चाहिए था। ये वास्तव में एक कठिन दावा था, क्योंकि सामाजिक प्रघटनाएं अपनी प्रकृति में ही अमूर्त होती हैं। हम सामूहिक पहचान के रूप में जैन समुदाय अथवा बंगाली ही बोलने वाले समुदाय अथवा नेपाली या मिश्र राष्ट्र के समुदायों को देख नहीं सकते हैं। कम से कम हम उन्हें उसी प्रकार या उसी तरह सीधे रूप में नहीं देख सकते। अब इसमें क्या कहा है कि जो जैन समुदाय है अथवा बंगाली बोलने वाले समुदाय या नेपाली या मिश्र राष्ट्र के जो समुदाय को हम देख नहीं सकते हैं, कम से कम हम उन्हें उसी तरह सीधे रूप में नहीं देख पाते जिस प्रकार से हम एक पेड़ या लड़का या बादल को देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है, हम पेड़ है, लड़का है, बादल है, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, लेकिन मिश्र राष्ट्र के समुदायों को या फिर फारसी बोलने वालों को, बंगाली बोलने वालों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। यदि सामाजिक प्रघटना छोटी हो तो वो भी, जैसे एक परिवार अथवा नाट्य समूह, हम सीधे तौर पर इन व्यक्तियों को देखते हैं। हम सीधे तौर पर उन व्यक्तियों को देख सकते हैं जो इस सामूहिकता का निर्माण करते हैं। हम सामूहिकता को नहीं देख सकते। दुर्खाइम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस तथ्य को दर्शाती है, यानी दुर्किम की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो इस बात को बताती है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तत्वों जैसे सामाजिक तथ्यों का विज्ञान हो सकता है। कि इसमें कहा गया है कि जो समाजशास्त्र है वो दुर्खाइम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस तथ्य को बताती है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तत्व है जैसे सामाजिक तथ्यों का विज्ञान हो सकता है, जो अवलोकन, आनुभाविक, इंद्रिया अनुभावी सत्यापनीय साक्ष्यों पर आधारित हो। हालांकि व्यवहार प्रत्यक्ष रूप में अवलोकित नहीं होता, सामाजिक तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के प्रतिमान में अवलोकित किया जा सकता है। नवीन अनुभाविक आंकड़ों पर आधारित एक महत्वपूर्ण उदाहरण आत्महत्या पर इनके द्वारा किया गया अध्ययन है। इन्होंने आत्महत्या पर भी अपना एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है इनके द्वारा। हालांकि आत्महत्या का प्रत्येक अध्ययन विशिष्ट रूप से व्यक्ति तथा उनकी परिस्थितियों से संबंधित होता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि इनके जो महत्वपूर्ण अनुभाविक आंकड़े पर आधारित होते हैं। ये जो उदाहरण है इसमें बताया गया कि जो आत्महत्या है, आत्महत्या इनके द्वारा किया गया एक अध्ययन है। और हालांकि आत्महत्या का जो प्रत्येक अध्ययन विशिष्ट रूप से व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों से संबंधित होता है कि व्यक्ति ने आत्महत्या की है तो क्यों की है, किस कारण से की है और उस समय उसकी परिस्थितियाँ क्या थी। परंतु यह भी एक सामाजिक तथ्य है कि आत्महत्या की औसत दर समुदाय में
हजारों की संख्या में होती है। अतः सामाजिक तथ्य का अवलोकन सामाजिक व्यवहार से और मुख्यतः सामाजिक व्यवहार के कुल प्रतिमानों से किया जा सकता है। अतः सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं। वे व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं परंतु उनके आचरण को बाधित करते हैं। कानून, शिक्षा तथा धर्म जैसी संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती हैं। सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं जिनका उद्भव व्यक्तियों के लिए संगठन से होता है। अब जो बताया जा रहा है उसमें कहा गया जो सामाजिक तत्व है वो सामूहिक प्रतिनिधान है और उनका उद्भव जो होता है वो जो उत्पन्न होते हैं जो उनका जो जन्म होता है वो व्यक्तियों के संगठन से होता है, व्यक्तियों के समूह से होता है। वे व्यक्ति विशिष्ट के लिए ना होकर सामान्य प्रकृति के होते हैं। अब कह रहे हैं कि व्यक्तियों से होता है, व्यक्तियों के समूह से होता है। तो जो जिन व्यक्तियों के समूह से होता है वे व्यक्ति विशिष्ट के लिए ना होकर के सामान्य प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। मान्यताएं, संवेदनाएं अथवा सामूहिक मान्यताएं इसके कुछ उदाहरण हैं। ये सब इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो इसमें बताया गया कि इसमें व्यक्ति की जो संवेदनाएं या मान्यताएं वो सामूहिक मान्यताएं हैं और व्यक्तियों में वे स्वतंत्र होते हैं और विशिष्ट होते हैं। कि सामाजिक तत्व क्या होते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।